अब हम शुरू कर रहे हैं त्वरण। तो बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल मतलब कितनी देर लगी उस वेग में परिवर्तन होने में, इसी को हम समयांतराल बोलते हैं। वेग में परिवर्तन क्या होता है भाई? शुरू में वेग क्या था और बाद में वेग क्या हो गया, तो उन दोनों के अंतर को, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर को वेग में परिवर्तन कहते हैं। और उसमें जो समय लगा है उसी को क्या बोलते हैं हम? समयांतराल। यदि वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v से निरूपित करें और समयांतराल को डेल्टा t से, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चूंकि वेग में परिवर्तन सदिश राशि है, इसलिए त्वरण को भी सदिश राशि ही होना पड़ेगा। जिस प्रकार से वेग और चाल दो प्रकार के थे, उसी प्रकार त्वरण भी दो प्रकार का होता है, तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है? जैसे वहां पे बताया था कुल विस्थापन, यहां पर क्या होता है? वेग में कुल परिवर्तन बटे समयांतराल, इसको हम कहेंगे औसत त्वरण। और देखो लिखा है औसत त्वरण बराबर वेग में कुल परिवर्तन बटे समयांतराल। दूसरा है तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण। ये भी बिल्कुल उसी तरह से आता है वेग की तरह से। तो इसमें सूक्ष्म परिवर्तन लिया जाता है वेग में, सूक्ष्म परिवर्तन, और सूक्ष्म ही समयांतराल लिया जाता है। तो a बराबर, तात्कालिक त्वरण को हम a से लिख रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। जो लिमिट डेल्टा t और एरो लगाया उसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और इसी का नाम गणितज्ञों ने dv अपॉन dt रखा है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेग का क्या है? मीटर पर सेकेंड। उसमें फिर समय से भाग दे दिया, यानी सेकंड से और भाग दे दिया, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हम इसको कह सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो वेग और चाल हमने पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु प्रथम 2 सेकंड में 4 मीटर विस्थापित होती है तथा अगले 2 सेकंड में उसी दिशा में 6 मीटर विस्थापित होती है, तो उसकी औसत वेग क्या होगी? तो औसत वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम देखेंगे कुल कितना विस्थापन हुआ है। तो 4 मीटर चले, उसी दिशा में फिर 6 और चले गए, यानी उसी दिशा में कुल कितना चले? 10 मीटर। और समय कितना लगा? पहले 2 लगा, फिर 2 लगा, यानी 4 सेकंड लगा। तो 10 बटे 4 यानी 2.5। 4 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2, फिर 2 बचा, तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाई, 4 पंजे 20, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, क्योंकि ये वेग है तो इसका इकाई क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा प्रश्न है, एक कण विराम से शुरू होकर 10 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी पहले वो विरामावस्था में था, फिर 10 सेकंड बाद 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाता है। और इसमें पूछ रहा है औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या बताया था? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग कितना है? 50, प्रारंभिक कितना है? 0, बटे समय कितना है? 10 सेकंड। तो कितना हो गया? 50 माइनस 0 बटे 10, और ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है इसलिए इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखी गई है। इसी प्रकार एक और प्रश्न है कि ट्रक चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और ब्रेक लगा करके हमने उसे 10 सेकंड में रोक दिया। अब त्वरण कितना होगा? तो अब प्रारंभिक वेग है 20 और अंतिम है 0। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं तो 0 में से 20 घटाएंगे, 0 माइनस 20, और समय कितना लगा? 10 सेकंड।
तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, -20/10 यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, ऋण का जो चिन्ह है, वो बता रहा है कि त्वरण जो है ऋणात्मक है, यानी ये त्वरण नहीं है, ये क्या है, अवमंदन, ये रोक रहा है। ठीक है, तो कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो पढ़ा है इसको बेटा आप रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच। तो ये नोट्स भी मैं भेज देता हूँ अभी, फ़ोटो इसके।